नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे हिंदुस्तान में जो प्रेस की हालत हो रही है, जो मीडिया की हालत हो रही है उस पर। लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए, आज पूरा जो विश्व है उसमें कहीं पे भी कोई घटना होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब, आपसे मतलब है। कहीं पे भी कुछ हो रहा है, मतलब दुनिया का कोई देश हो, अगर कहीं पे भी कुछ होता है उसका असर सारी जगह पड़ता है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका असर पड़ेगा, पड़ रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ आए, तेल के दाम भाग रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए एक तो इस मुगालते में रहना कि मैं अपना देश ठीक रखूं और बाकी दुनिया चाहे, जिसको कहते हैं ना, उसमें कि जाए चूल्हे भाड़ में, नहीं। आपको खुद भी ठीक रहना है, दुनिया को भी ठीक रखना है। कुछ कारण है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों से फिर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने का मतलब हर माह आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन देना होगा। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद ज़रूरी है चैनल को ऐसे ही चलाए रखने के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इस समय पूरी दुनिया में दो तीन चीज़ें ऐसी रखती हैं जो माने रखती हैं और जिस पे हिंदुस्तान को के बारे में मैं थोड़ा, मतलब पीपल आर कंसर्न, द वर्ल्ड इज कंसर्न। और उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो आती है सेकुलरिज्म। हमारा जो धर्म निरपेक्षता के लिए, जिसके लिए हम दुनिया में हम सिर उठा के जाते थे, उस पर कहीं ना कहीं आज कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। उसको कोई भी बोले, उसमें कुछ कहे कि अपीजमेंट की पॉलिसी थी, अब नहीं है, होनी नहीं चाहिए, मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, अब क्यों हम वो राज करें, इत्यादि इत्यादि। बट वो हमारे सेकुलरिस्ट क्रेडेंशियल्स को कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत करती है। दूसरी हमारी जो बात है वो हमारे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, और ये बात अब इंटरनेशनल मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल अलग अलग फोरम जो है उसमें ये बहुत चर्चा में आ गई है। अमेरिकन सीनेट की जो डिबेट हो रही थी उसका एक मैं 20-30 सेकंड का वो दिखा दे रहा हूँ। वहाँ की मतलब हमारे पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट जो है वहाँ पे चर्चा हो रही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ऊपर क्यों अमेरिका आवाज़ नहीं उठाता है, क्यों मोदी जी का नाम लेके वहाँ बात हो रही है। तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। In the whole Indo-Pacific strategy, there are only two references to human rights. One of those is a reference to how China is undermining them. Nobody doubts that. China's human rights record is atrocious, and that is well known. But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? तीसरा, और जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है प्रेस। एक इंटरनेशनल संस्था है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। दुनिया में ये नापते हैं कि भाई किस प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, अपना प्रेस कितना आज़ाद है, इत्यादि इत्यादि। उसमें 180 देशों में जो अभी की रैंकिंग लास्ट मिली है 2021 की, इंडिया का नंबर 142 है। 142वें उस पर हम खड़े हैं। और ये जब हम 142 आउट ऑफ 180 बोल रहे हैं, हम अपने उसके लिए कहते हैं कि पाकिस्तान 145 पे है। लेकिन कुछ चीज़ें समझ लीजिए, कुछ चीज़ें इसलिए समझ लीजिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है। आज हम 75 साल से ज़्यादा एक मजबूत लोकतंत्र के तरह अपने को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। पाकिस्तान में इस तरह का लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान को कई लोग फेल्ड डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। वो एक धर्म की बुनियाद पे खड़ा हुआ जो राष्ट्र रहा, देश रहा, जिसके अपने टुकड़े हो गए। जो धर्म के नाम पे जिसने हिंदुस्तान से अलग हुआ था, उसके अपने टुकड़े हो गए। तो इसलिए डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट, एंड हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। हमने बार बार दिखाया है कि हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। तो इसलिए यहाँ का अगर प्रेस फ्रीडम की बात होती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप 142 हैं, तो चिंता का विषय है। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है। 135 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है। मतलब रफली हम करीब, नॉट एग्जैक्टली 1/5, लेकिन 17-18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अगर प्रेस फ्रीडम आप नहीं दे रहे हैं, अगर प्रेस को की स्वतंत्रता में आप इतना पुअर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो जो आबादी है वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है। इसको ये सोचना है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि
वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं वो 3 स्तंभ हैं, लेकिन इसको देश के संविधान को, देश को बचाए रखने के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। इसको माना जाता है कि चौथा स्तंभ है। मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ। अभी 3 रिसेंट कांड हुए, मैं एक एक करके उस कांड का एक बहुत बेसिक सा आपको आइडिया दे दूं और फिर हम लोग बात करें कि मैं आज क्या बात कर रहा था। बलिया में अभी 30 मार्च को 12वीं कक्षा का एक पेपर लीक हुआ अंग्रेजी का, और वो केवल बलिया में नहीं हुआ, वो 24-25 जिलों में और हुआ उत्तर प्रदेश में, और फिर उस पर धरपकड़ होनी शुरू हुई। उसमें कहा गया कि वो माफिया हैं इसमें, और स्कूल माफिया इत्यादि इत्यादि। पेपर लीक होना, नकल कराना, ये जो उत्तर प्रदेश और ख़ास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की कोई भी राजनीति करता हो, MP MLA साहब तो जानते ही हैं, जो प्रधानी भी क्या, वो जो गांव में रहता हो, सबको ये पता है कि किस तरह से नकल होती है रैम्पेट, किस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। नकल खुलेआम होती है, जैसे मेरे साथी कह रहे थे और मुझे ही पता, मेरे लोग ये जो 1-2 महीना इसके होते हैं एग्जाम के, जो बाहर काम कर रहे होते हैं दिल्ली बम्बई में, वो छुट्टी लेके अपने घर आ जाते हैं अगर उनके घर में कोई स्कूल है, क्योंकि घरे की ड्यूटी लगेगी। कोई गांव के बाहर जाके खड़ा रहेगा कि उड़ाका मतलब जो फ्लाइंग स्क्वाड, वो अगर दस्ता आ रहा है, वो आ रहा है फ्लाइंग स्क्वाड, तो वहीं से बताए। कोई कहीं छत पे खड़ चढ़ेगा, कोई पेड़ पे बैठेगा। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्ड चीट नकल होती है, उसमें सब लोग पूरा परिवार सम्मिलित है, क्योंकि ठेका है। वहाँ की भाषा में बोलते हैं सट्टा लेते हैं, सट्टा लेके मतलब एडवांस है, तुम फर्स्ट डिवीजन, वो मतलब सारी ऑर्गेनाइज नकल है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। और अगर कोई वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, चुना हुआ प्रतिनिधि ये बोले मुझे नहीं पता है, तो फिर मुझे उसके प्रतिनिधि, उसके ग्राउंड रियलिटी से वो कितनी दूर है, ये सोचने की बात है। तो ये होता है, मैं इसको अच्छे और बुरे की बात नहीं, लेकिन ये होता है। इसमें जो किया उनको बिल्कुल, जिसने ये किया उसको सजा देनी चाहिए, उसको उल्टा लटका देना चाहिए, उसको अगर IPC CRPC के अलावा भी कोई धारा है वो भी लगा देनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने वहाँ के 3 मीडिया कर्मियों को आपने अरेस्ट किया। आपने वहाँ पे अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को अरेस्ट किया। उसमें से जो दिग्विजय सिंह हैं, उनका मेन, असल में ये 30 के अंग्रेजी के पेपर की बात हो रही है, उनका जो मेन खुंदक इन लोगों की थी कि 29 मार्च को भी संस्कृत का पेपर लीक हुआ था, और वो वाली सूचना ये दिग्विजय सिंह ने दी थी। अब इन लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपना सोर्स बताइए। जनरली नहीं, अगर मैं अपने सूत्र को बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जर्नलिस्ट को या मीडिया को इतनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लोग नहीं बताना, क्योंकि अगर आप ये बताने लगेंगे तो वो जो भी मुलजिम है, जो भी है, वो उसको फिर उस सोर्स को वो करने लगेगा। तो अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया कर्मी अपने सोर्स को नहीं बताते हैं कि किसने ये कहाँ से स्टोरी आई है। इट वॉज वेरी नेचुरल। तो 3 मीडिया कर्मियों को आपने क्यों बंद करके रखा हुआ है, क्यों? अब मैं 2 जगह का और इंसिडेंट आपको बता दूं, देख के अजीब सा लगा। नीलगिरी जो है, ये उड़ीसा स्टेट में नीलगिरी जिला, वहाँ पे एक लोकनाथ दलई नाम के पत्रकार हैं। ऐसा पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट की किसी होमगार्ड से, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ तक सबकी स्टोरी एक है। उसके बाद उनकी पुलिस स्टेशन में ठीक से पिटाई की गई। जब वो उनकी पुलिस वालों ने इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गए। बेहोश होकर उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाके एडमिट कराया गया, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जब एडमिट कराया गया तो उनके पैर में हथकड़ी बांध के उनको पलंग से बांध दिया गया कि वो कहीं वहाँ से भाग ना जाए। मतलब एक आदमी जिसका काम खबर देना है, अगर उसने, मैं ये भी मान रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस, उसने कुछ किया है तो आप भाई पूछताछ कर लीजिए। मारपीट पे करके क्या आप उसको बुला के आपने जो पिटाई की है, ये किस कानून के अंतर्गत की है? अच्छा, आप यूपी में भी नहीं है, यूपी में तो ठोक देते हैं, तो इसलिए आप उड़ीसा में अगर ये ठोक दे की नीति आपकी है तब वो है, यूपी में हम ठोक देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, लेकिन उड़ीसा में क्या ये है नीति? एक मध्य प्रदेश की कल बहुत डिस्टर्बिंग, कल परसों में आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि 7-8 लोगों को आपने देखा होगा कि अंडरवियर में, मैं भी लगा दे रहा हूँ, अंडरवियर में बैठे हैं, खड़े हैं आगे हाथ करके, उनको पुलिस स्टेशन में वो लोग खड़े हैं। समझ लीजिए मामला क्या है, पहले फिर इस पर बात करें। बीजेपी के वहाँ से MLA हैं केदारनाथ शुक्ला जी, और उनके पुत्र हैं गुरुदत्त शुक्ला जी। वहाँ पे एक थिएटर आर्टिस्ट हैं नीरज कुंदर जी। नीरज कुंदर जी ने के ऊपर ये आक्षेप है, उनका ये आक्षेप है कि उन्होंने एक फेक फेसबुक पेज बनाया, और उसको बना के ये जो हमारे MLA साहब हैं बीजेपी के, शुक्ला जी और उनके पुत्र,
उनके बारे में कुछ इनडिसेंट बातें पोस्ट की। उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इस नीरज कुमार जो थिएटर आर्टिस्ट हैं। अब जो कनिष्क तिवारी जी हैं, जो पत्रकार महोदय हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये एक MP संदेश न्यूज़ 24 के नाम से एक अपना YouTube चैनल चलाते हैं। उसके 1.7 लाख, करीब 1.25 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, मतलब ठीक ठाक चलता है। ये इस इंसिडेंट को कवर करने अपने फोटोग्राफर के साथ अच्छा, ये जो थिएटर आर्टिस्ट था नीरज कुदर, इसको अरेस्ट कर लिया। तो इसके अरेस्ट के विरोध में वहाँ पे जो लोकल थिएटर वाले आर्टिस्ट थे उन लोग विरोध करने गए, मतलब प्रोटेस्ट करने गए थाने में। इस इंसिडेंट को कवर करने के लिए हमारे कनिष्क तिवारी जी पहुँच गए। अब वहाँ पे कनिष्क तिवारी जी और उनके जो कैमरा पर्सन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, ट्रेसपासिंग एंड डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। मैं यहाँ तक भी मान रहा हूँ, ठीक है भाई, आपको मतलब किसी ने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ, वो अजीब सी चीज़ है, मतलब वो किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे हो रहा है। ये कनिष्क जी के अनुसार, अच्छा, ये फोटो सबने देखी, फोटो खींची गई है। फोटो किसने खींची, इसके बारे में कनिष्क जी का कहना है कि ये फोटो अभिषेक सिंह परिहार जो वहाँ के थानेदार थे, उन्होंने फ़ोटो खींची, फिर पुलिस ने इसको वायरल किया और वो जो थानेदार साहब थे उन्होंने कहा है कि अगर इस पे स्टोरी की तो तुम सबको नंगा करके, जो वो अंडरवियर भी पहने उसको भी उतार के नंगा करके बाजार में घुमाएंगे, ये धमकी देके, ये कनिष्क तिवारी जी का कहना है। मूल बात ये आ जाती है कि ये पत्रकार लोग ऐसा क्या है और इनका थोड़ी इनकी 3-4 जल्दी में मैं आपको किसी भी पत्रकार, किसी भी जर्नलिस्ट जो इस तरह के फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, उनकी 2-3-4 समस्याएं जो वो रोज़ झेलते हैं, इससे आपको बता दूं। पहली बात है इनकी लो सैलरीज या नो सैलरी। ये मैं इसलिए बता दूं कि बहुत सी जगह ये लगता है कि बहुत सैलरी मिलती होगी, बहुत कम पत्रकार को, जो टॉप के हैं, जो एडिटोरियल उस पे हैं, उनको शायद कहीं कुछ ठीक ठाक सैलरी मिलती है, नहीं तो अदरवाइज सैलरी कई जगह नहीं भी मिलती है। अब आप कहेंगे कैसे काम चलता है, बहुत ठीक सा ये होता है कि एडवर्टीजमेंट लॉ, उस एडवर्टीजमेंट का एक हिस्सा तुम रखो जो पहले से डिसाइडेड होता है, 20%, 40%, 30%, जो भी हो, 50% ये तुम रखो, बाकी हमें दे दो। ये एक मॉडल है। एक ये है क्योंकि सैलरीज कम होती हैं तो ज़्यादातर जो रिपोर्टर हैं पूर्णकालिक रिपोर्टर नहीं होते हैं। ये अपने आय का बढ़ाने के लिए कहीं कोई वकील साहब होते हैं, तो कोई अध्यापक होते हैं, तो कोई कुछ और काम कर रहे होते हैं और रिपोर्टर भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। इस तरह का भी एक, खास करके गाँव में इस तरह का आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो इनको एक तो लो सैलरी और या नो सैलरी का सामना करना पड़ा, ये इनकी एक खतरा या समस्या नंबर 1 है। दूसरा इनका खतरा, रोज़ इनको पुलिस के आतंक से जूझना है, क्योंकि एक वर्ग है जो कुछ थोड़े हैं जो पुलिस के थाने की दलाली का काम करते हैं, उनको ये वाला है। लेकिन सब तो थानेदार की नज़र में चढ़ेंगे नहीं, सब तो दलाली कर नहीं सकते या सब लोग करेंगे नहीं। तो रोज़ आपको पुलिस से भी जूझना है, क्योंकि पुलिस के अगेंस्ट नहीं, ज़्यादातर मामले पुलिस एट्रोसिटीज़ के होते हैं, पुलिस की जो दबंगई के होते हैं, आप उसको छापेंगे, पुलिस आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रहेगी, आपके ताक में रहेगी, इसको कब करें। फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, उनसे भी हमले का डर रहता है। जैसे मान लीजिए ये बजरंग दल है, ये कौन सा रोमियो स्क्वाड है, ये सब लोग सेल्फ अपॉइंटेड जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये भी आपको कहीं पे अगर आप दिख जाएंगे तो आपको ठीक करने लगेंगे। क्रिमिनल्स जितने हैं वो आपके अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि आप कोई स्टोरी की है तो आपने कोई उजागर किया कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, तो उससे क्रिमिनल का भी है। और एक और वो जो करप्ट ऑफिशियल है उस जिले का, उस प्रदेश का, वो भी आपका एक बड़ा दुश्मन रहता है, क्योंकि उसको हरदम रहता है कि ये जो है ना, यही स्टोरी लीक करेगा, इसको ही पता लग जाएगी। तो वो एक आपका नेचुरल, ये 4-5 आपके बड़े दुश्मन आप पाले रहते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ये समस्या क्या केवल प्रेस की है, क्योंकि बाकी 3 जो में से 2 खास करके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से तो आप संपर्क ही नहीं कर सकते हैं। आप उनसे कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं, किसी मजिस्ट्रेट या जज साहब से जाके या किसी डीएम से जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो विधायिका थी। ये था कि जो कंसेप्ट था कि भाई ये चुने हुए लोग आएंगे, उन्हीं के बीच आएंगे, वो उनकी समस्याएं समझेंगे, उनसे संपर्क रहेगा। लेकिन आज आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को
जो चाहे एमएलए चाहे एमपी, आप क्या फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं? क्या आप जब भी चाहें उसके घर चले जाएं, उससे बात हो सकती है? अब ले देकर एक आता है मीडिया वाला। मीडिया वाला बचा है, कितना बचा है ये अलग बात है, आप खुद ही देखते हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि खास करके जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि बाकी जगह तो आपको नहीं, जितनी ट्रोलिंग होती है जितनी गाली मिलती है, क्योंकि एक पक्ष तो गाली देगा ही देगा। अगर आप मान लीजिए राइट विंग ग्रुप के हैं तो लेफ्ट विंग वाले गाली देंगे, लेफ्ट विंग के हैं तो राइट विंग वाले। भाई आपका कुछ तो आप कहेंगे ना कि समाज में सारे सेठों का राज होना चाहिए, तो जो मजदूर है वो गाली देगा। आप कहेंगे मजदूरों का राज होना चाहिए, तो जो सेठ हैं वो गाली देंगे। मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो एक आप सुबह से शाम। अब अंत में मैं ख़त्म करने से पहले बताऊँ मूल प्रश्न क्या है। मूल प्रश्न ये है कि आप क्या मीडिया को वो इज्जत देते हैं? क्योंकि सुबह बिना पेपर पढ़े कई लोगों के का दिन नहीं निकल सकता है। सूरज भगवान जितने भी ऊपर आ जाएं, लेकिन पेपर पढ़ना ज़रूरी है। एक ज़माने में तो ऐसा होता था। क्या आप न्यूज़ पढ़ने का या देखने का, सही न्यूज़ का पैसा देते हैं? कि वही 4-5 रुपए के पेपर में आप चाहते हैं कि आपको सारे समाचार मिल जाएं? कितनी कॉस्ट आती है ये पेपर छापने की? वो कम से कम 25 रुपया होगी। एक और इम्पॉर्टेंट है, पुलिस अगर ये वायरल करती है तो ये उस व्यक्ति की निजता और केस के साक्ष्यों को सार्वजनिक कर देने का अपराध नहीं कर रही है। फिर क्या बाकी लोग इस मनमानी के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हुए हैं? आपको लगता है? फैसला आपका है, फैसला आम जन का है। क्योंकि ये लोकतंत्र, ये मानवाधिकार, ये एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना, इसमें कहीं ना कहीं एक कुछ जिसको आप पैर में हथकड़ी लगा के उड़ीसा में छोड़े हुए हैं, या जिसको नंगा करके आप थाने में खड़े किए हैं, उसका भी योगदान और हिस्सा ज़रूर रहा है। थैंक यू सो मच।